नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग यहां से देख कर लग रहा होगा कि गुरुजी अब इंग्लिश भी पढ़ाने वाले हैं। नहीं, इंग्लिश के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रतिष्ठित टीचर आपके समक्ष बहुत जल्दी हाजिर होने वाले हैं। मनीष सर के निगरानी में अब इंग्लिश की क्लास प्रॉपर तरीके से ली जाएगी। और आपको पता है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश को स्टूडेंट के अंदर जो फेयर्ड है, जो डर है, जो उनके अंदर एक फोबिया सा बन गया है, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने इंग्लिश, मैथ्स, साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर्स आपके साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैथ्स और इंग्लिश पे हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा, ताकि जो लोगों के अंदर डर है उस डर को हम खत्म कर सके। तो चलिए, हम समय व्यर्थ समय न करते हुए डायरेक्ट हम रू करेंगे सर की ओर और सर से जानेंगे कि किस प्रकार से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज है वो किस प्रकार से ये गहराई को भरने वाले हैं, किस तरह से आपके अंदर इंटरेस्ट लाने वाले हैं, ताकि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति आपका प्यार जागृत हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश को पढ़ने लगें। तो चलिए सर को बुलाते हैं। तो एक बार फिर से सर का स्वागत है। एक बार सर को हम लोग स्वागत करते हैं। मनीष सर आ रहे हैं और थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और जैसा कि देखिए बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी सर इंग्लिश के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है और आप जल्दी ही ऑनलाइन आइए, काफ़ी समय से आपको ऑनलाइन नहीं देखा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए सोचा कि चलिए कुछ अच्छा किया जाए जो हमारे लिए भी अच्छा हो और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक कोर्स स्टार्ट करेंगे हम, और जिसमें मेन फोकस हम लोगों का रहेगा मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और गाइस देखो, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इंग्लिश से रिलेटेड, कुछ अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है तो कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बट यहाँ पे मेन रीज़न ये है कि इंग्लिश जैसा जो सब्जेक्ट होता है तो बच्चे बोलते सर याद नहीं होता है या हम रट नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें रटना नहीं है। अब रटने को तो आपके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी टीचर्स अवेलेबल हैं, बट हम ये नहीं कहते कि हम सबसे बेस्ट हैं। बट ये जरूर है कि हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे बेहतर ही मिलेगा आपको। सो गाइज, अब आप सब लोगों की ह्यूज डिमांड के बाद मैंने सोचा कि चलिए आते हैं, आप सबसे रूबरू हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कुछ नया कॉन्सेप्ट। आज की जो क्लास है इसमें हम जो देखने वाले हैं वो रहेगा हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और गाइस देखो, यहाँ पर जो कुछ मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हुए हैं ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम से हैं और जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। और रैंडमली ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं बार बार रिपीट भी होते हैं एग्जाम में, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो पूरे वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखें और एक के बाद एक वीडियोस आपको अब मिलने लगेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं किस किस एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग करंट में जो एग्जाम दे रहे हैं तो वो स्टूडेंट सब समझते होंगे कि भाई ईडियम्स एंड फ्रेजेस एसएससी के तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं? आपका एसएससी सीजीएल हो सकता है, आपका सीपीओ भी हो सकता है, साथ ही साथ आपका सीएचएसएल भी हो सकता है, एमटीएस का एग्जाम भी हो सकता है, स्टेनो का भी हो सकता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये बैंकिंग में नहीं आता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन सबके लिए मैं बता दूं, जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट जैसे टॉपिक को सॉल्व करते हैं तो उसके बीच में कहीं ना कहीं ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस दिए होते हैं, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज होते रहते हैं। अगर वो बैंक वाले भी उसको स्किप करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्रेज का मतलब क्या था, क्या इसका मीनिंग था। तो गाइस, हिडन वे में वहां पर भी ये पूछा जाता है आपसे। कई बार आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उसमें भी एक दो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमें देखने को मिलते हैं और डाउट्स में भी बच्चे लेकर आते हैं। तो गाइज, ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक ऐसी चीज है जो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो हम एकदम डिनाई नहीं कर सकते कि बैंक में नहीं आएगा। ये अलग बात है कि एसएससी में डायरेक्ट वे में पूछा जाता है, जबकि अदर एग्जाम्स में वो इनडायरेक्ट वे में भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो चलिए फिर अपन कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर चलते हैं, कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, कि जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास जो ईडियम है यहाँ पर, अब देखिए पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम से मैंने लिए गए ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास जो सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द
अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन पैसेज, मतलब सेम टू सेम सेंटेंस, गिवन सेंटेंस में जो भी आपके पास जो ईडियम दिया हुआ है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जब आप मेन एग्जाम में बैठते हैं तो मेन एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से या तो अंडरलाइन करके दिया जाता है या फिर आपको बोल्ड लेटर में लिख के दिया जाता है। तो हमें समझना होगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर फ्रेज का मतलब क्या है। तो चलिए देखिए, सेंटेंस क्या बोल रहा है, आवर पीएम इज रिसीव्ड विथ ओपन आर्म्स वेन एवर ही गोज। अब ये देखो, मतलब वेयर एवर ही गोज, मतलब हमने बोला कि यहाँ पे कि हमारे जो पीएम है वो उनको किस तरीके से रिसीव किया जाता है, ओपन आर्म्स के साथ, मतलब कहीं पर भी अगर वो जाते हैं तो एक तरीके से ओपन आर्म्स के साथ उनका स्वागत किया जाता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। तो आप देख सकते हो, जैसा कि ये जो इस पिक के थ्रू भी आप देख सकते हो, इस इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि जो मोदी जी हैं और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इनका क्या है, एक तरीके से वेलकम कर रहे हैं, ठीक है, इनका स्वागत कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, देखो काफी खुशी से कर रहे हैं, काफी एक तरीके से स्माइलिंग वे में उनको वेलकम कर रहे हैं। तो एक तरीके से वार्म वेलकम इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हो, इसका ऑप्शन हम इसमें से क्या लगाएंगे, तो देखिए ऑनरेबली या फिर प्रॉम्प्टली या फिर वार्मली या फिर हार्मोनियसली। तो गाइज देखो, ऐसा है इसमें ऑनर जैसा कुछ हो नहीं रहा है या प्रॉम्प्टली कुछ है नहीं इसमें, तो वार्मली यहाँ पे, इसमें देखो हार्मोनियसली भी इसका आंसर नहीं बनने वाला, ठीक है। तो भाई देखो, अगर हम किसी का स्वागत करते हैं तो क्या काफी अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है, तो वार्म वेलकम कहा जाता है उसको। अगर किसी का स्वागत हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड वार्म वेलकम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वार्मली, ठीक है। तो मोदी जी का जो स्वागत है वो वार्मली तरीके से किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर अपन आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो ईडियम है इसको हम लोग समझते चलते हैं। अब देखिए, बहुत ही डिसेंट तरीके से मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं यहाँ पे ताकि समझ में आता रहे सभी लोगों को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल होता है, तो वहां पर भी आप मुझे बताते रहें। तो चलिए देखिए, अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सेम चीज है कि जो अंडरलाइन किया गया फ्रेज है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये हमें बताना है। तो चलिए देखिए, इन स्पाइट ऑफ हर सीवर एक्सीडेंट शी टुक हर्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड। अब अगर हम थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग लगाते हैं तो इस सेंटेंस के थ्रू भी हमें आधा मीनिंग समझ में आ जाता है, ठीक है। बट फिर भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई हमारे लिए इंग्लिश एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है, तो वो कुछ तो पढ़ना ही नहीं चाहते या कुछ ट्राई भी नहीं करते। तो उन लोगों की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चराइज करके भी बताया हुआ है, और साथ ही साथ में उसको हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल तरीके से मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो दिया हुआ है टुक हर्ट। अब इसके ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या दिए हुए थे एग्जाम में, तो चलिए देखिए, गैदर्ड करेज या फिर फेल्ट डिप्रेस्ड या फिर नेक्स्ट हमारे पास है ओवरकम प्रॉब्लम्स या फिर एक्टेड प्रॉम्प्टली। अब पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखें तो पूरा सेंटेंस हमें इस चीज का आंसर देता है। इन स्पाइट ऑफ हर सीवर एक्सीडेंट, मतलब वो उसका बहुत ही सीवर एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, मतलब बहुत ही एक तरीके से देखा है तो खतरनाक वाला एक्सीडेंट उसका हुआ था। सी टुक हर्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड, उसके बाद भी उसने साहस जुटाया, हिम्मत जुटाई और वो आगे बढ़ी। तो फिर अब आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब यहां पर क्या निकल कर आएगा। तो गाइस देखो, टुक हर्ट इसका मतलब होता है गैदर्ड करेज, मतलब हिम्मत जुटाना, साहस जुटाना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर होगा ए, मतलब गैदर्ड करेज। तो जो बहुत सारे बच्चे जो थे, कुछ सीपीयू के क्वेश्चंस भी हैं उसमें, कुछ सीजीएल के क्वेश्चंस भी हैं, तो आप देखते रहें जो एग्जाम में अपीयर हुए हों या फिर जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए तो यूजफुल है ही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, और गाइस देखो 10-10 ईडियम को मैं यहाँ पे कुछ सीरीज बनाऊंगा और 10 ईडियम इसके बाद हम अगले वीडियो में 10 ईडियम्स को देखेंगे, तो वन बाय वन हम समझते चलेंगे ताकि एकदम से याद होने वाली चीजें नहीं है, आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आप सारे के सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लो, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी ने अपने दिमाग में चिप लगा कर नहीं बैठा हुआ है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा उसको। अब देखिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, अब आप इस इमेज को भी अगर ध्यान से देखते हैं तो आधी बात आपको यहां से क्लियर हो जाएगी कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, ये भूसे के ढेर में घुसा हुआ है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है। ये देखो आप, ये घास फूस का जो ढेर है इसके अंदर ये घुसा हुआ है, तो क्या कर क्या रहा है इसके अंदर, अंदर जाके बताओ, इसमें सर डाले हुए है। तो भाई कहीं ना कहीं आप समझते हैं इसको कि ये बोलना क्या चाह रहा है। सेंटेंस को समझो, इस सेंटेंस हमें आंसर देगा और सेंटेंस से ही हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन होता है। अब देखो जरा, अब पूरा सेंटेंस क्या कह रहा है, ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट थिंग्स इन द कॉलेज इज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ haystack। मतलब क्या है, अगर मेरे कॉलेज में कोई चीजें खो गई हैं और उनको ढूंढना मेरे लिए कैसा है,
मतलब कुल मिला के बात है कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के जैसा है। इसका हिंदी वर्जन मैंने आपको बता दिया। मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, मतलब कहावत है हमारे यहाँ पे कि भाई भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, मतलब क्या, ये कोई आसान काम है क्या? ये काफी टिपिकल काम है कि एक भूसे का ढेर है, उसमें अगर आप सुई ढूंढने को कहो किसी को तो बोलेगा भाई मुझे नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो भाई इसमें देखते हैं यहाँ पे लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हैशटैग, मतलब काफी टिपिकल काम है, काफी मुश्किल काम है। अब ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पे डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, या फिर मेकिंग अ बिग डील ऑफ अ लार्ज थिंग, ऐसा कुछ है क्या? या फिर डूइंग समथिंग सीक्रेटली। अब ये कुछ सीक्रेटली तो कर नहीं रहा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इसके अंदर जाकर कुछ सीक्रेट कर रहा हो, ठीक है, हमें बता नहीं चाह रहा हो। अब देखते हैं डूइंग समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। अब कुछ अनइम्पॉर्टेंट होता तो इसको इस घास के ढेर में जाने की जरूरत क्या थी, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ना। तो चलिए देखते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। मतलब भाई सीधी सी बात है, अगर आपकी कोई भी चीज कॉलेज में खो गई है तो वो एक ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत ही टिपिकल काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा गाइस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम लगाएंगे ए, ठीक है। और ये रैंडमली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेज है, इसको समझते हैं, बड़ा ही डेली लाइफ में यूज होने वाला फ्रेज है। अब हम क्यों समझें, देखो भाई जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो यूजफुल होता ही होता है, और साथ ही साथ इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, तो आप सभी लोग जानते हो, तो ये आपकी लैंग्वेज को भी इंप्रेसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए यूजफुल हो सकता है। तो आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। भाई जैसे हमने यहाँ पर बोला, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, ऑफ एंड ऑन आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ। मतलब जैसे कि मैं भी हूं, तो क्या होता है कि समय समय पर हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है यार, आज मन नहीं कर रहा काम करने का, चलो कहीं घूम कर आते हैं या कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाए। और हमें रिफ्रेश करना होता है तो हम आपको पढ़ाने आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, हमारा यही रिफ्रेशमेंट है। तो भाई ये जो हमारे पास फ्रेज दिया हुआ ऑफ एंड ऑन, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन देते हैं, रेयरली, सेल्डम, या फिर इमीडिएटली, या फिर पीरियोडिकली। फिर से देखो सेंटेंस को एक बार, क्या कह रहा है, ऑफ एंड ऑन आई टेक ब्रेक, मतलब सिंपल सी बात है, मैं कभी कभी अपने हेक्टिक शेड्यूल से ब्रेक लेता हूं, मतलब पीरियोडिकली, समय समय पर। तो सिंपल है भाई, क्लियर हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? पीरियोडिकली वुड बी द करेक्ट आंसर। रेयरली तो मतलब एक नेगेटिव वे में हो जाएगा, सेल्डम भी एक नेगेटिव वे में आता है, इमीडिएटली तो कोई बात नहीं हुई कि मैं तुरंत ब्रेक ले लेता हूं। तो ये तीनों, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, ये ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। तो डी को हम मार्क करेंगे हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर अपन आगे मूव करते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड। जो फोर्थ नंबर का हमारे पास ईडियम है, इसमें क्या है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, समझते हैं। सो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास, टू बी इग्नोर्ड, या फिर टू बी क्रिटिसाइज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है टू स्टैंड आउट, या फिर टू बी इनडिसिसिव। अब बताओ जिसमें क्या आएगा, चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, टू बी इग्नोर्ड, या फिर टू बी क्रिटिसाइज्ड, टू बी स्टैंड आउट, या फिर टू बी इनडिसिसिव। अब इनमें से क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो गाइस देखो, अगर किसी ने हमसे बोला कि आई वॉज लेफ्ट इन द कोल्ड, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को इग्नोर किया गया है, वो कहीं पर गया था। सपोज दैट कि जैसे आप किसी भी पार्टी में जाते हो, किसी के बर्थडे में जाते हो, या किसी भी ओकेजन में अगर आप जाते हो और कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो यू फील बैड, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, आई वॉज लेफ्ट इन अ कोल्ड। तो इस तरीके से आप इसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो, और एग्जाम में तो मैं आपको बता ही रहा हूं कैसे आएगा, इस तरीके से एग्जाम में देगा, और ये चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर क्या लाओगे, टू बी इग्नोर्ड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करता है तो टू बी इग्नोर्ड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा गाइस, ठीक, फर्स्ट। फिर अपन देखते हैं 6 नंबर का जो ईडियम है, ये क्या कह रहा है। देखिए इसने बोला वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। तो इसका क्या मतलब है, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब ये नहीं कि क्लॉक के बिल्कुल विपरीत दिशा में दौड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन देखते चलो, पहले हम देखते हैं आप क्या लगाते हो, अपने अपने आंसर भी चेक करते रहना कि भाई आप लोगों को क्या लगता है, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक को देखकर या पढ़कर आप क्या समझते हो, क्या आंसर लगाते हो। फिर देखो मैं बताता हूं, वर्क लेट इन द नाइट, ऐसा है क्या, या फिर वर्क अगेंस्ट ऑल प्रॉब्लम्स, के सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर काम करना,
उनके अगेंस्ट में काम करना, या फिर वर्क इन ग्रेट हरी, ऐसा है क्या, बहुत जल्दबाजी में काम करना। फिर देखते हैं वर्क विथ कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना। तो ध्यान से देखो, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है बहुत जल्दबाजी करना, इतनी जल्दबाजी करना जिससे कि हमारे काम बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी पर्सन को अगर हम सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, डोंट वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, यू मस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड टेक प्रॉपर टाइम। ठीक, तो भाई करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर हमारा बनेगा टू वर्क इन ग्रेट हरी। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या लगाएंगे आप आंसर को, सी। सी हमारा एक करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई हुई। कुछ तो मैंने पिक्चराइजेशन करके दिया हुआ है कि भाई अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो आप देखो, ये जो गर्ल है क्या कर रही है, ये बहुत ही स्पीड से भाग रही है। ठीक है, तो मतलब वर्क अगेंस्ट क्लॉक कर रही है इस तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं हैंडल विथ किड ग्लव्स। अब ये जो आपके पास ईडियम है हैंडल विथ किड ग्लव्स, तो इससे आप लोग क्या समझते हो। तो चलिए फिर इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। अच्छे बताओ, इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि हैंडल विथ किड ग्लव्स मतलब बच्चों के ग्लव्स से किसी भी चीज को हैंडल करना, ये मतलब नहीं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। लाइक इस इमेज को देखो आप ध्यान से, इस इमेज में मैंने क्या बताया, ये जो मदर है ये अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर रही है। भाई ये जो मदर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ट्रीट कर रही है, मतलब जो मदर होती है उसको बहुत ही केयर करती है, बहुत ही जेंटल तरीके से अपने बच्चे को ट्रीट करती है। तो मतलब कहने का ये कि कोई भी चीज है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसे हम कैसे करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम उसे ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू शो समवन योर क्रिएटिविटी, क्या किसी को हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, या फिर टू अकॉम्प्लिश समथिंग टू एम्बिशियस, या फिर नेक्स्ट हमारे पास है टू रिमूव ऑल हर्डल्स टू स्टार्ट समथिंग, या फिर टू ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर। तो भाई ये बताने की जरूरत नहीं है, आप पिक्चर देखकर समझ चुके होंगे कि किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम ट्रीट करते हैं, बहुत ही केयर देखभाल करते हैं, तो फिर उसको बोलेंगे हैंडल विथ किड ग्लव्स। मतलब जैसे छोटे बच्चों को ट्रीट किया जाता है उसी तरीके से किसी चीज को ट्रीट करना। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ईडियम है इसका क्या मतलब है, रन अराउंड इन अ सर्कल। अब अगर आप इस इमेज को देखोगे ध्यान से, उसके बाद इस ईडियम को देखोगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी अपने आप ही। वो कैसे, अभी बताइए, अगर आपसे बोला जाए कि आप इस सर्कल के चारों तरफ घूमते रहिए और चारों तरफ घूमते रहिए, तो फिर आप ये बताओ, आपने पूरा एफर्ट लगाया, पूरा आपकी एनर्जी भी लगाई आपने, लेकिन आपको अचीव क्या हुआ, कुछ भी नहीं। आप जहां से चले थे घूम फिर के वहीं पर आ गए। तो अब चलते हैं ऑप्शन पे, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू रिमेन बिजी विथ योर वर्क, क्या पूरे टाइम अपने काम में व्यस्त रहना। नेक्स्ट हमारे पास है टू कीप रनिंग टू सेट अ रिकॉर्ड, तो ये बताओ इस गोल गोल सर्कल में घूमते घूमते आप कौन सा रिकॉर्ड सेट करोगे, नहीं कर सकते कुछ भी। फिर हम देखते हैं टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड बाय कीपिंग टू जॉब, तो दो जॉब करने के बाद हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो वो भी नहीं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, मतलब ये बताओ आप मेहनत किए जा रहे हो बट आपको कुछ मिल नहीं रहा है एज कंपेयर टू योर हार्ड वर्क। तो जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसके कंपैरिजन में आपको जो मिल रहा है वो बहुत ही कम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रन अराउंड इन सर्कल। बोलो क्लियर है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ईडियम है इसको देखो जरा, पिक्चर से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा, मॉम वॉज रियली अप इन आर्म्स आफ्टर, अब जो भी था, ठीक है, मतलब कुछ भी गलत किया होगा इस लड़की ने तभी तो ये बंदा इसको डांट रहा है या जो भी है। ठीक, अब जरा देखो जरा, अब ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है इसमें हम लोग समझते हैं अप इन आर्म्स। ऑप्शन क्या क्या है, मतलब कहीं ना कहीं ये सेंटेंस मुझे कोई रोमांटिक तो लग नहीं रही, तो कहीं ना कहीं गुस्से वाली पिक्चर है। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, अप इन आर्म्स टू बी एंग्री, टू बी रूड, या फिर टू बी नर्वस, या फिर टू बी डिफेंसिव। तो गाइस सीधी सी बात है, इसमें एंगर दिखाया जा रहा है, गुस्सा दिखाया जा रहा है। ठीक है, अप इन आर्म्स मतलब जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है हम क्या करते हैं, अपने आर्म्स को ऊपर करते हैं और लड़ने के लिए जाते हैं, तो सेम लॉजिक है भाई। तो अप इन आर्म्स मतलब हाथ ऊपर करके आप लड़ने जाते हो, तो अप इन आर्म्स सीधा सा समझ जाओ, उससे रिलेट कर दो, ऑटोमेटिक चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो द लास्ट वन वी हैव एट द ड्रॉप ऑफ हेट, इसका क्या मतलब है, क्या समझेंगे हम लोग इससे, चलिए देखते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ हेट मतलब बहुत ही तेजी से, स्पीडली कह सकते हो आप इसको। तो नॉर्मल वे में क्या बोलोगे, कोई भी चीज अगर बहुत ही स्पीड के साथ होती है तो फिर उसके लिए क्या ईडियम आप यूज कर सकते हो, एट द ड्रॉप ऑफ हेट। जैसे सेंटेंस देखो, इंस्टेंटली, या फिर नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली,
यूजुअली भाई जैसे मान लो कि कोई भी सेंटेंस मुझे बोलना है, ही लेफ्ट द बिल्डिंग एट द ड्रॉप ऑफ हेड व्हेन हिज शिफ्ट इज ओवर, ठीक है, जैसे ही उसकी शिफ्ट ओवर हुई तो उसने तुरंत ही बिल्डिंग को छोड़ दिया, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, तुरंत छोड़ दिया मतलब इमिजिएटली। तो फिर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर हमारे पास दिया हुआ है, तो इंस्टेंटली को हम यहाँ पे अपना आंसर चूज करेंगे। बोलो क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, और ये आपका इंस्टेंटली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस देखो, जैसा कि आपको पता है कि सारी की सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में और एक इजी तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा और आया होगा, ठीक है। और तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो आपको करना ही करना है, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे, तो आप करेंगे ही करेंगे, एंड मुझे इतना आप सब पे भरोसा है। तो चलिए फिर अपन देखते हैं, और आगे ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक। सो थैंक यू एवरीवन।